government in Himachal is completing 2 years on December 11th. It has been a bumpy ride with several problems like financial constraints. So it's not been an easy ride with Operation Lotus and efforts by the BJP to pull down the Congress government. We have with us Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu, who shares with us the achievements of 2 year rule of the Congress government and the road ahead. आपकी सरकार के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इन 2 सालों में आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने पूरी सिस्टम को स्टडी किया और जो सिस्टम में कमियां थी, उस समय मैंने ये सोचा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है और व्यवस्था परिवर्तन सभी विभागों में करना है। आज मुझे खुशी है, जिस परिकल्पना को मैंने सोचा था 2 साल बाद वो धरातल पर उतरी है। व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई थी और आज उसके परिणाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हिमाचल प्रदेश जो कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ था और जहाँ दिन का खर्चा चलाने की भी दिक्कत होती थी, आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 2200 करोड़ रुपए से का ज़्यादा का राजस्व कमाया है और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना हमने 2027 में की है, उस दिशा में आगे बढ़े हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि सरकार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। हिमाचल में रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर्स कम हैं, तो जो दिक्कतें पैसे की वजह से आ रही हैं उसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि कुछ भी करने के लिए पैसा ज़रूरी है और सेंटर से मदद ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो आप फाइनेंसेस को कैसे जनरेट करेंगे? नहीं, अब ये गलत कहा। जब शुरू में थी तब दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर से नहीं, हमने अपने रिसोर्सेज को डेवलप किया है। हमने अपने रिसोर्सेज को डेवलप करके आगे बढ़े हैं और सेंटर ने जो करना है वो करते हैं, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। और मुझे खुशी है कि हमारे रिसोर्सेज के द्वारा ही तो हम आगे सेल्फ रिलायंट हुए हैं। कई बार ऐसी चर्चा होती है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है, वो 2 साल पहले थी। 2 साल बाद जो हमने सभी विभागों की मैंने व्यक्तिगत तौर से मीटिंग की, अधिकारियों को निर्देश दिया और कहाँ कहाँ कमियाँ मैंने जो अपने जीवन में पाई, अनुभव किया, उन कमियों को मैंने बंद किया, भ्रष्टाचार को हमने रोका। और मुझे खुशी है कि आज हम जो योजनाएं हम चला रहे हैं, अगर आप उस योजनाओं का स्वरूप देखिए, उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचना शुरू किया हुआ है। पिछले 2 साल की अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बताई। अब आगे का रोड मैप क्या रहेगा जिसमें आप इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे? तो आगे का रोड मैप और टारगेट्स आपने क्या रखे हैं? देखिए, सबसे बड़ा टारगेट हमने रखा है हाइड्रो का। हाइड्रो से जो पिछली भारतीय जनता पार्टी ने हमारा इन्वेस्टमेंट ड्रेन किया, क्या किया, मैं आपको साधारण और सरल भाषा में इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि पानी हमारा बहता हुआ सोना है। उसका जो पावर प्रोजेक्ट्स थे, इस प्रीटेक्स्ट पर कि हमारे लोग बना नहीं सकते, हमें 12% फ्री मुफ्त बिजली दे दीजिए और हम आपको ये प्रोजेक्ट ज़िंदगी भर के लिए दे देंगे। मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक गलत काम है। हम नहीं बना सकते, दूसरा बना सकता है। सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही है। एक कंपनी जो SJVN है, जो हमारे पानी से हिंदुस्तान की महारत्ना कंपनी बन गई, 67,000 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर हो गया। हम अभी बजट 58,000 करोड़ का ही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पावर प्रोजेक्ट से उन्होंने कैसे अपनी कंपनी को महामिनी रत्ना बनाया। मैंने उसको पढ़ा, स्टडी किया और मैंने कहा कि ये, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई परमानेंट नहीं है, पर राज्य के इंटरेस्ट परमानेंट है। अगर मैं आज राज्य के लोगों के लिए कुछ करके जाऊँगा तो वो जीवन भर उन युवा पीढ़ी के काम आएंगे, जो हमारी पीढ़ी हमसे बाद आएगी उनके काम आएंगे। तो उसमें मैंने एक सख्त फैसला किया कि हम धोला, सुन्नी, लूरी 12, 18, 30 और 40 साल बाद हमको प्रोजेक्ट वापस मिले। उस पर मैंने खट्टर जी ने 15 जनवरी तक का टाइम दिया और जो NTPC के पास डूगर का 500 मेगावाट का है, वो प्रोजेक्ट भी हमें वापस मिले। मुझे अधिकारियों से चर्चा होती है, अधिकारी हमेशा बोलते रहने दीजिए, हिमाचल के हाल ऐसे हैं।
मेरे मन में इच्छा शक्ति थी कि मैं इस चीज़ नहीं सुनना चाहता। जब उन्होंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा-सा हाँ से हाँ मिलाना शुरू कर दिया। और अधिकारी, क्योंकि मैं देखता आया हूँ, जीवन में भी देखा है मैंने, संघर्ष करके पहुँचे। आज मुझे खुशी है कि उस दिशा में हमने काम करना शुरू किया और अभी सफलता मिले ना मिले, लेकिन एक सोच को मैंने अधिकारियों और अपने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के बीच विकसित की है। वो सोच अब आगे बढ़ रही है, उससे हमें काफ़ी पैसा आएगा। लेकिन उसी सोच के साथ मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि हम कितने हज़ार करोड़ की बिजली सर्दी में खरीदते, तो पता लगा कि 7 रुपये यूनिट बिजली आप अक्टूबर से मार्च में खरीदते। तो मैंने बोला इसका इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा इमीडिएट सोल्यूशन है सोलर पावर। इसमें फैसला नहीं किया गया, मैंने फैसले करवाए इनसे और फटाफट आज 32 मेगावाट का और 70 मेगावाट उससे बिजली पैदा हो रही है। फिर शॉन्गटोंग का पावर प्रोजेक्ट था जो 14 साल से चल रहा था, उसको भी मैंने इनको डांट डपट करके, इन्होंने फाइलों में भी नाम लिखना स्टार्ट कर दिया कि सीएम साहब चाहते हैं। मैंने बोला बिल्कुल लिखो, मैं स्टेट के इंटरेस्ट में चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि करो, और हमने शॉन्गटोंग पावर प्रोजेक्ट का टारगेट कर दिया 26 में पूरा करना है। तो 1000 करोड़ रुपया उससे रेवेन्यू आएगा। ये जो हम सोलर पावर करेंगे 500 करोड़ इससे रेवेन्यू हो गया। सोलर पावर सबसे ईजी है, थोड़ा बहुत कॉस्ट एस्केलेशन हो जाए कोई बात नहीं, पर सबसे ईजी कि 6 महीने में बन जाएगा। और हम अक्टूबर से जो 7 रुपये खींचते हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी। फिर ऊल प्रोजेक्ट था जिसकी पेनस्टॉक ही बढ़ गई, 28 करोड़ रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली आ रही है, उसको मैंने स्टार्ट करवाया और मुझे खुशी है कि इस साल हम वो भी शुरू कर देंगे। शानन पावर प्रोजेक्ट है जिसमें हिमाचल का अधिकार है, लड़ते नहीं थे, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे को रेवेन्यू दे रहे हैं जो हाइड्रो में दे रहे हैं। फिर ग्रीन हाइड्रोजन जो विश्व की एक नई ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बारे में कहा कि क्या करना चाहिए। मैंने बोला पानी हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास, हम क्यों नहीं सोचते। और आज खुशी है कि भारत सरकार का एक उपक्रम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, वो और हम 1 मेगावाट का बद्दी में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और अभी 2-3 महीने में मैं उसका शिलान्यास करने जा रहा हूँ और अगले 8 महीने में 1 मेगावाट पैदा होगी। फिर अब हमने ये हाइड्रो के सेक्टर में सोचा, ग्रीन हाइड्रो विंड में सोचा। अब स्पीति में मैं गया, स्पीति में बिजली की बहुत कमी थी। आज वहाँ 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लग के शुरू हो गया, मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। तो जब मैं गांव में जाता हूँ तो मैं पाता हूँ, तो ये हाइड्रो से हमारे को, क्योंकि उसकी ट्रांसमिशनों पर ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा तो वहीं पैदा कर दो बिजली, हमारे पास सोलर बहुत साफ। तो ये हाइड्रो में सोचा। टूरिज्म सेक्टर, अब टूरिज्म सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए। होटल तो महज टूरिज्म के नहीं होते, पर टूरिज्म हमारे पास है। उस नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमने हेलीपोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट है, जिसको बोलते थे, जयराम जी ने पहले 5 साल पहले बोल दिया कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है बल का प्रोजेक्ट, जहाँ खेती लगी हुई का उन्होंने बोला, आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं 150 करोड़ रुपया हम कंपनसेशन प्रोजेक्ट में बांट चुके हैं। तो टूरिज़्म सेक्टर में हमारा बहुत बदलाव आ रहा है, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर हमें जीएसटी 28% देता है। पीने के पानी की बोतल भी हमारे को 28% जीएसटी देती है। तो टूरिज़्म सेक्टर को हमने सोचा। फिर आगे मेरा डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज़। आप कितनी भी यूरोपियन कंट्री चले जाइए, और हमें अपने प्राकृतिक सौंदर्य को भी बना के रखना है। मैंने एक नारा दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ग्रीन हिमाचल बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 26 में पूरा हो जाएगा, 2 साल लगेगा, लेकिन उस दिशा में काम करना हमने शुरू कर दिया। हम पहले ग्रीन स्टेट बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कैसे इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती है। HRTC है हमारी, बसें है 3000, ठीक है। हम उसको 5 साल में देते हैं 3500 करोड़ रुपये। कितना देंगे? हर महीने 70 करोड़ की ग्रांट देते हैं, ये देती है सरकार। और जो वो अपना कमाते हैं 70 करोड़, तो उसका लगा लो 7000 करोड़ में 3000 करोड़ बसें हम 5 साल के लिए कैसे करेंगे। मेरी हमेशा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से इस बारे में होती है कि आप इसको कम करो, ये ड्रेन है। उसी तरह बिजली बोर्ड को हम और इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं, उनसे भी, इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी मेरी बात होती है, कई बार चर्चा होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, विस्तार चर्चा होती है, उसमें हम 2200 करोड़ रुपया देते हैं। अब 2200 और 800 करोड़ 3000 करोड़ तो हम उस प्रकार की सब्सिडी में बांट रहे हैं। उसमें फिर मैंने कट मारा कि यार जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े माइनिंग वाले हैं, अदानी अमानी, ये सब लोगों को क्यों देने की ज़रूरत है, और इंडस्ट्रीज़ को क्यों देने की ज़रूरत है, तो उसको हमने किया।
फिर मैंने देखा कि हम आर्बिट्रेशन का हर ही केस हार जाते, कोई ऐसा केस है ही नहीं जो जीते। तो हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता, अदानी का केस में भी हमारे को फेवरेबल फैसला है। उसमें बताऊं क्या 8 महीने तक हमारे अधिकारियों ने अपील ही नहीं की। हमारी सरकार थी जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री, तो भी उसका अपफ्रंट प्रीमियम वापस करने की बात कर दी। जयराम जी की सरकार ने भी अपफ्रंट प्रीमियम का वापस करने की बात कर दी। मेरे को इसलिए पता कि उस पॉलिसी में मैडम स्टोक्स पावर मिनिस्टर थी और मैं उस पॉलिसी में बनाने में बहुत उत्सुकता से जुड़ा था। जब मेरे पास फाइल आई पैसे देने की कि 18% इंटरेस्ट के साथ कर दीजिए जाए, और मेरे साथ अप्रोच भी किया कि 280 प्लस 18 340 करोड़ रुपया कर दीजिए, कैबिनेट का भी और हाई कोर्ट का भी एक सिंगल बेंच का फैसला था। मैंने उसको चीज़ को नहीं माना। मैं बोला ये स्कीम मैंने देखी है। अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब है कि हम आपको ये पावर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप पहले सर्वे कर लो, हमको बाद में नहीं बोलना कि ये नहीं बन सकता नहीं लग सकता। उन्होंने सर्वे किया और उसके आधार पर हमने बोला ये हम पहले पैसा रखेंगे, वापस नहीं होगा। ये कहाँ के नियम है कि प्रोजेक्ट लगाए ना फिर बोलते हमारे पैसा वापस दे दो। उसमें हाई कोर्ट ने हमारी फेवर में फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट हम गए। जीएसडब्ल्यू ने हमारा जो 6% का अधिकार है 12 से 18 का जो एग्रीमेंट हुआ है उसको उन्होंने चैलेंज किया कि मैं नहीं दूंगा, हम उसमें भी सुप्रीम कोर्ट गए। तो वकीलों की एक बैटरी लॉ अगर बड़े उद्योगपति कर सकते तो सरकार भी कर सकती। बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जो ऐसे डिसीजंस ले पाए कि सब्सिडीज़ का विड्रॉल, और आपने उसमें भी मतलब वो एक रास्ता दिखाया है कि सब्सिडीज़ विड्रॉ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करें। तो क्या फ्यूचर में भी आपके ये इनिशिएटिव्स कंटिन्यू रहेंगे क्या? देखो, सब्सिडी विड्रॉल हमने 2 प्रकार से की, मैंने पहले भी कहा। पहले हमने डीजल की सब्सिडी विड्रॉ की और कॉरपोरेशन के इलेक्शन आए, हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीते। तो मेरा लगा कि सब्सिडी से लोगों को कुछ नहीं रहना है। उनका मतलब, कहने का मतलब कि उन आदमियों को सब्सिडी मिलनी चाहिए जो गरीब है, जो दे सकते हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है, और हम क्यों दें। और दूसरी बात है कि सब्सिडी विड्रॉल से ही रिफॉर्म्स नहीं हो रहा है, विभागों में रिफॉर्म्स हो रहा है। सब्सिडी विड्रॉल्स का तो ये जो होना है वो हम फैसला करेंगे। अब जैसे कहीं जगह कोई गरीब है तो उसको सब्सिडी देंगे, पर उसको कितनी सब्सिडी देंगे ताकि उसका जीवन यापन भी सुधरे, उसमें हम ज़्यादा भी देंगे। उसको ऊपर उठाना है, उसकी समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाना है। और जो सब्सिडी का हकदार नहीं है उनको सब्सिडी छोड़नी पड़ेगी।